तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि बोर्ड थ्योरी की प्रैक्टिस में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ स्पेशल टर्म सीखे थे, उन पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग एक नया बिल्कुल टर्म सीखने जा रहे हैं, जो हम लोगों ने लाइन स्पेक्ट्रा की बात करी थी बोहर थ्योरी में, कि उसने हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर भी पाया था। तो हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि वो लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है और उसको कैसे उसने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम को समझते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो ये कुछ एनसीईआरटी में थ्योरी लिखी हुई थी, जिसको मैं ले आया हूँ लिखकर। आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, पूरी समझ में आ जाएगी। बाकी मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखो, एक स्पेक्ट्रम आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था ह्यूमन आई वाले चैप्टर में, जब आप लोगों ने प्रिज्म से लाइट गुजारी थी व्हाइट कलर की, तो वो 7 कलर्स में टूट जाती थी और लोग कहते थे एक आपके पास स्पेक्ट्रम बनकर तैयार हो गया। राइट, 7 कलर्स का वो स्पेक्ट्रम होता था। ठीक है, जिसमें आपकी रेड वाली जो लाइट होती थी वो सबसे ऊपर होती थी, राइट, सबसे कम बैंड होती थी, और जो वॉयलेट कलर की लाइट होती थी वो सबसे ज्यादा बैंड हो जाती थी। ठीक, तो वहां पर हम देखते थे कि वो क्यों टूट रहा है, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, और हर वेवलेंथ की लाइट की हर जगह पर स्पीड अलग अलग चेंज होती है। जैसे रेड की स्पीड कम चेंज होगी, वॉयलेट की स्पीड ज्यादा चेंज होगी, इसलिए वॉयलेट ज्यादा बैंड हो गई, रेड कम बैंड हुई। ये सब हम लॉजिक पढ़ते थे। ठीक है, अच्छा, एक बात अगर आप उस स्पेक्ट्रम में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जहां पर रेड खत्म हो रहा था वहीं से ऑरेंज शुरू हो रहा था। राइट, तो ऐसे करके पूरे जो विवग्योर के 7 कलर थे वो 7 के साथ कंटिन्यूअस थे, यानी कि ऐसा नहीं हो रहा था कि रेड खत्म हुआ, है ना, उसके बाद एक बीच में शेडो आ गई, उसके बाद ऑरेंज शुरू हुआ। ऐसा तो कुछ नहीं होता। या फिर जो नेचुरल हमारा रेनबो बनता है उसमें भी हम देखते हैं कि सातों के सातों कलर कंटिन्यूअस होते हैं, कहीं भी बीच में गैप नहीं आता। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस मतलब कि भाई एक कलर खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा शुरू हो गया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा शुरू हो गया, आपके कोई भी बीच में गैप नहीं आ रहा है। ठीक, लेकिन ये तो किसके केस में था? लाइट के केस में। सेम चीज करी गई एटम के साथ भी। क्या बोला गया कि भाई जैसे सपोज एक एटम है, वो एक ग्राउंड स्टेट पर रखा हुआ है अपनी, आपने उसको कुछ एनर्जी दे दी, एनर्जी दी तो वो एक्साइट हुआ, और एक्साइट होकर वो लेट सपोज n इज इक्वल टू 4 पर पहुंच गया, n इज इक्वल टू 1 से वो n इज इक्वल टू 4 पर पहुंच गया। ठीक है, अब आपको तो पता है कि वो n इज इक्वल टू 1 पर स्टेबल था, n इज इक्वल टू 4 पर तो वो अनस्टेबल है, तो फिर वो क्या करेगा? वो वापस आएगा। जब वो वापस आएगा तो जो उसकी एनर्जी थी, जो उसने एब्जॉर्ब करी थी, उसको बाहर निकालेगा। ठीक, अगर वो एनर्जी विजिबल रीजन में लाई कर रही होगी तो आपको कलर दिखेगा, अगर वो एनर्जी विजिबल रीजन में लाई नहीं कर रही होगी तो आपको कलर नहीं दिखेगा। ठीक, तो अब एक तो तरीका है कि विजिबल रीजन में लाई ना करे, यानी कि वॉयलेट से ऊपर चली जाए यानी कि अल्ट्रा वॉयलेट, या रेड से नीचे चली जाए यानी कि इंफ्रारेड, और उससे आगे भी बढ़ सकती है। तो वो तो हमें दिखाई नहीं दे रही। अब जब दिखाई नहीं दे रही तो उसकी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि वो लाइट मेरी विजिबल रीजन में आ जाए तो वो मुझे दिखेगी, और अगर वो लाइट मुझे दिखेगी तो इसका मतलब मैं उसके कलर्स को देख पाऊंगा, और अगर कलर्स को देख पाऊंगा तो उसकी स्टडी मुझे करनी चाहिए। ठीक, तो जब उनकी स्टडी करी गई उन स्पेक्ट्रम की, तो पाया गया कि वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं आए, उनमें बीच में गैप्स आए। ठीक, तो जब उनमें गैप्स आए तो उनको स्टडी करना बनता था कि भाई जो हमने नॉर्मल देखे थे वो तो अलग थे, जो कंटिन्यूअस देखे थे, लेकिन यहां पर तो कुछ अलग ही आ रहा है। तो यहां पर दो तरीके के स्पेक्ट्रम आए। पहले कैसा आता था? जैसे सपोज कुछ कलर दिखेगा आपको, फिर बीच में एक डार्क लाइन आ जाएगी, फिर कलर दिखेगा, फिर डार्क लाइन आ जाएगी, फिर कलर दिखेगा, फिर डार्क लाइन आ जाएगी, है ना। तो यहां पर एक बैंड दिख रहा है, फिर एक लाइन दिख रही है, फिर बैंड, फिर लाइन, फिर बैंड, फिर लाइन, राइट। तो इसको बोला गया बैंड स्पेक्ट्रम। अभी इन सब की बात मैं डिटेल में करूंगा, अभी कुछ लिखना नहीं, बस सुनते रहो, है ना। सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा आप लोगों को, आप लोग उसको पूरे नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है तो इसलिए, और एनसीईआरटी से भी इसको एक बार पढ़ना है। अच्छा, एक तरीका का कैसा आया कि पूरी तो आपको डार्क बैंड दिखा, फिर एक कलर्ड लाइन आई, फिर डार्क बैंड दिखा, फिर कलर्ड लाइन आई, फिर डार्क बैंड दिखा, फिर कलर्ड लाइन आई। तो इस तरीके के दो तरीके के स्पेक्ट्रम आए। ठीक, तो लोगों ने इनको स्टडी करना शुरू किया। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कैसा स्टडी इसका हुआ था। तो सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम को देख लेते हैं, चार्ट को, कि भाई स्पेक्ट्रम क्या चीज है। तो स्पेक्ट्रम दो तरीके का होता है। सबसे पहले कि किस टाइप का होगा बेस्ड ऑन नेचर, और कैसे कैसे ओरिजिन हो सकता है स्पेक्ट्रम का, यानी कि स्पेक्ट्रम कैसे कैसे बन सकता है। तो नेचर के बेस पर देखा जाए तो दो तरीके के स्पेक्ट्रम है, एक तो कंटिन्यूअस जैसे आपका रेनबो था, और दूसरा डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब कि भाई पहले लाइट फिर बैंड, फिर लाइट फिर बैंड, मतलब इस तरीके से, है ना। मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में गैप आएगा। तो गैप में दो टाइप के स्पेक्ट्रम हो सकते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। इनकी बात अभी हमने कर ली, अभी डिटेल में और आगे करेंगे।
ऑरिजिन के बेस पर अगर मैं बात करूं तो दो तरीके के स्पेक्ट्रम होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये एब्जॉर्प्शन क्या है, एमिशन क्या है, सबसे पहले हम इनकी चर्चा करते हैं। ये पूरा चार्ट हम लोगों को समझना और हमारा हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम की। तो आप पहले ध्यान से सुनना, जरा मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। ये वाला ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको बड़े प्यार से देखिएगा। सपोज देखो क्या हुआ, आपके पास एक सैंपल था, आपके पास एक एटम था, ठीक है। आपने एटम में एक लाइट पास करी। एटम ने क्या किया, कुछ लाइट को कर लिया एब्जॉर्ब, ठीक है। एक एटम था, आपने उसमें लाइट पास करी, इसने कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और जब कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया, जैसे मान लो आपने 10 तरीके की वेवलेंथ भेजी थी, एक ऐसी लाइट भेजी थी जिसमें 10 वेवलेंथ की लाइट थी। जैसे व्हाइट लाइट में 7 वेवलेंथ होती हैं, वो 7 कलर्स में टूटती है ना। आपने एक ऐसी लाइट भेजी जिसमें 10 वेवलेंथ थी, उसने क्या किया, 3 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, 3 वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और 7 वेवलेंथ की लाइट को ऐसे ही छोड़ दिया। आपने यहां पर एक स्लिट लगा दी थी जिस पर आप चेक कर रहे थे, यानी कि डिटेक्टर लगा दिया था जिस पर आप चेक कर रहे थे कौन कौन से कलर आएंगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि भाई जो 3 लाइनें जो एब्जॉर्ब करी थी, उन जगहों पर तो यहां पर गैप आ जाएगा बीच में, क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब हो गई, तो वो तो आगे गई नहीं, तो आगे गई नहीं तो वहां पर तो ब्लैक कलर यानी कि शेडो आएगी। लेकिन जो 7 कलर आगे गई हैं उनके कलर मुझको दिखाई देंगे। तो बिल्कुल इस तरीके का स्पेक्ट्रम आया है जो नीचे लिखा हुआ है, क्या कि भाई जब आपने लाइट को एब्जॉर्ब किया तो आपकी ये जो बीच में आप देख रहे हो ब्लैक ब्लैक कलर का गैप, ये क्या है, ये वो वेवलेंथ है जो एब्जॉर्ब कर ली है एटम ने, वो आगे बढ़ ही नहीं पाई और बाकी के हमें कलर दिखाई दे गए। क्लियर, ठीक है। फिर क्या हुआ, अच्छा अब जब एटम ने वो एब्जॉर्ब करी होगी तो उससे क्या किया होगा, सर जब लाइट एटम ने एब्जॉर्ब करी होगी तो एटम एक्साइट हो गया होगा। तो मान लो कुछ एटम्स ने लाइट एब्जॉर्ब करी, वो एक्साइट होकर चले गए हाई एनर्जी लेवल पर। अब वहां पर तो वो अनस्टेबल है, तो वो वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट पर आएंगे, और जब वो ग्राउंड स्टेट पर आएंगे अपनी वापस से, तो फिर से वो कुछ लाइट निकालेंगे, और अब जब वो लाइट निकालेंगे आपने फिर से एक स्लिट लगा दी और चेक करने लगे वो लाइट कौन सी है। तो वो लाइट कौन सी होगी, वो वही लाइट होगी जो एब्जॉर्ब कर ली गई थी, क्योंकि उन्हीं को तो एब्जॉर्ब करके वो ऊपर गया था, और जब वापस आएगा तो उसी लाइट को पूरी को वापस निकाल देगा। तो यानी कि जहां जहां पर आपका पहले शैडो आ रहा था, अब वहीं वहीं पर क्या आएगी, लाइट आएगी। तो इस स्पेक्ट्रम को क्या बोला जाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रम, राइट। और अगर आप एमिशन और एब्जॉर्प्शन को दोनों को कंबाइन कर दो तो आप देखोगे यहां पर जहां पर डार्क है यहां कलर है, और यहां पर जहां पर कलर है वहां पर यहां पर डार्क है। क्यों, क्योंकि ये एक ही एटम का वो पोर्शन है जो एक बार डायरेक्टली निकल गया था एब्जॉर्ब करने के बाद, और दूसरा जब वो एक्साइट होकर वापस आया तब जो उसने एनर्जी निकाली उनका स्पेक्ट्रम था। तो इसको बोला गया एमिशन स्पेक्ट्रम, इसको बोला गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और मजे की बात क्या है, अगर आप इन दोनों को जोड़ दो, दोनों स्पेक्ट्रम को जोड़ दो, तो आपको पता चलेगा एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल जाएगा आपको। एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम आपको मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी एटम की स्टडी करते हैं कि भाई एटम को हमने किसी भी लाइट को गिराया एटम पर, तो वो एब्जॉर्ब करेगा कुछ लाइट, उसका एक स्पेक्ट्रम आएगा, कुछ लाइट एमिट कर देगा, उसका एक स्पेक्ट्रम आएगा। दोनों को अगर हम जोड़ दें तो एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बन जाएगा, ठीक है। तो वही सब चीजें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, तो मैं आपको बस एक बार दिखा दे रहा हूँ, पढ़ लो, समझ लो, फिर कोई डाउट आए तो पूछ लेना। जल्दी से एक बार स्टडी कर लीजिए, जो पढ़ा था वही लिखा हुआ है। और इसको अपने नोट्स में ऐड भी कर लेना। ऐसी ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन है पूरी, ठीक। अब हम बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की, ठीक। तो अब हमने दो तरीके की चीजें सीख ली। जब हमने हाइड्रोजन एटम की लाइन स्पेक्ट्रम की स्टडी करना शुरू किया, यानी कि हमने सेम काम, अब पहले हम कोई एक जनरली एटम बोल रहे थे, अब हमने एटम फिक्स कर दिया कि भाई हाइड्रोजन है। तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन नेचर में तो H2 की फॉर्म में मिलता है,
तो उसमें तो एच बॉन्ड होगा, राइट। तो हम तो बात कर रहे हैं एक एटम की, तो सबसे पहले जब हमने हीट दी तो क्या हुआ, एच टूटा, तो एक एच अलग हो गया और दूसरा एच अलग हो गया, ठीक है। फिर हमने और हीट करना शुरू किया, ये हाइड्रोजन का एटम क्या हुआ, एक्साइट हुआ, हाइयर एनर्जी लेवल में गया, हाइयर एनर्जी लेवल में गया, कुछ लाइट एब्जॉर्ब करके गया होगा, उसका एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आया होगा, हमें उसकी स्टडी नहीं करनी। हमारे कोर्स में क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, फिर अब हाइड्रोजन को वापस लेकर आए ग्राउंड स्टेट में, जैसे ही वो वापस आया उसने कुछ रेडिएशन निकाले, उस रेडिएशन को हमने कॉपी पर बना लिया, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोप में हम लोगों ने उसको क्या कहते हैं डिटेक्ट कर लिया, उसका पूरा स्पेक्ट्रम बना लिया, और जब हमने उसका स्पेक्ट्रम बनाया तो हमें पता चला कि वो लाइन स्पेक्ट्रम आया, ठीक। तो हमें याद क्या करनी है, एब्जॉर्प्शन एमिशन तो आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि लाइन हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, पहला पॉइंट, और दूसरा वो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, दूसरा पॉइंट। बस ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, एक तीसरी बात और आपको याद रखनी है, आपको पता है हर इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है। तो अगर आपको किसी इंसान को मतलब पता करना है कि ये किस इंसान के फिंगरप्रिंट हो सकते हैं, तो आप क्या करते हो, हर इंसान के फिंगरप्रिंट आपके आधार कार्ड की वजह से गवर्नमेंट रिकॉर्ड में रिकॉर्ड है ना। तो आपने जैसे सपोज किसी का मर्डर हो गया, तो वहां पर डोर हैंडल पर किसी के फिंगरप्रिंट मिले, तो आप क्या करते हो, वहां से फिंगरप्रिंट उठा लेते हो, उसको अपने कंप्यूटर में डालते हो, जो भी आपके पास डेटा रिकॉर्डेड है, ठीक। अगर वो किसी इंसान के होते हैं तो वो मैच कर जाते हैं, आपको पता चल जाता है वो इंसान कौन है, राइट। ऐसे ही हर एटम का लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम यूनिक होता है। हाइड्रोजन का यूनिक होगा, हीलियम का यूनिक होगा, ठीक। अब आपने क्या किया, आपको एक रैंडम कहीं पर कोई एलिमेंट मिल गया, आपको पता नहीं चल रहा है ये कौन है, क्योंकि एलिमेंट दिखता तो है नहीं आंखों से, तो आपको पता लगाना है ये कौन है। आप क्या करोगे, उसका लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ले लोगे। जैसे आप लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम लोगे, आपको पता चलेगा कि भाई इसका स्पेक्ट्रम तो हाइड्रोजन जैसा आ रहा है, इसका मतलब ये एटम हो ना हो हाइड्रोजन ही रहा होगा, ठीक। तो लाइन स्पेक्ट्रम किसी भी एटम का बहुत ही यूनिक स्पेक्ट्रम होता है, इसीलिए हम लाइन स्पेक्ट्रा को फिंगरप्रिंट ऑफ एटम भी बोलते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने लिख दिया है, एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है, आप इसको याद रखिएगा। ये वाली बात नीट में एक ऑप्शन के तौर पर या जेई में एक ऑप्शन के तौर पर आ सकती है, और बोर्ड में 3 नंबर का ये पूरा लिखने को आ सकता है, ठीक। तो मैंने पूरा लिख दिया है, ये पूरा टॉपिक आपका थ्योरेटिकल था, लोग इसको स्किप कर देते हैं, मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, लेकिन थ्योरी लिखने में टाइम वेस्ट बहुत हो जाता, और अगर मैं आपको ओरली समझाता हूँ तो समझ तो आ गया, लेकिन हमें लिखना भी आना चाहिए, तो इसलिए मैं पूरी थ्योरी लिख कर ले आया हूँ खुद से, हाथ से, आप लोग पूरी पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, बिल्कुल नया टॉपिक और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक का नाम है रिडबर्ग फॉर्मूला। बिल्कुल भी डरना नहीं है, बड़े ध्यान से देखते रहना। रिडबर्ग फॉर्मूला क्या चीज है, देखो आपको याद है हम लोगों ने एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो क्या था, वो ये था, है ना। और फिर इसमें हमने पाई की, एम की, के की, ई की, एच की, सबकी वैल्यू डाल दी थी, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता था -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक। आई होप आप लोगों को याद होगा, ये हम लोगों ने निकाला था, तो उससे पहले हम लोगों ने ये फॉर्मूले को डिराइव किया था, सही है, ठीक है। अब बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, मैंने आपसे कहा कि मेरा जो एटम है वो N2 से N1 की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है, तो मुझे डेल्टा ई बताओ, तो आपने क्या कहा, N2 की एनर्जी निकाल लो, N1 की एनर्जी निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो। तो जब हम लोग बिना वैल्यूज के लिखते थे, यानी कि इतनी पूरी सब ये पाई एम के ये सब ना लिखकर जब हम इस फॉर्म में लिखते थे, तो हम लिखते थे E इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। और कल के प्रैक्टिस सेशन में इस पर बेस्ड हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन किए थे, राइट, सारे आए हुए क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इस पर। अच्छा, अगर मैं इसको पूरे टर्म्स के फॉर्म में लिखूं, यानी कि 13.6 ना लिखकर पूरी ये वैल्यू लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं N1 स्क्वायर और N2 स्क्वायर, पूरा लिख दिया, ठीक है। तो इसमें से कुछ पार्ट कॉमन आ सकता है, दैट इज दिस, सही है, और 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, और यहां पर मैंने लिख दिया HC अपॉन लैम्डा, ठीक। अगर मैं इसको केवल E ही लिखा रहने देता, तो इसकी वैल्यू आती है -13.6 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिफाइन करूं, और मेरा ये वाला जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको दिखाया था ये बन जाता, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ना डरना, जो पहले पढ़ चुके हैं वही है, बस मैं आपको एक नया फॉर्मूला बताना चाह रहा हूं। अच्छा, अब क्या होगा, अगर मैं इस एच सी, ये तो पूरी ई की वैल्यू थी ना, इतनी पूरी जितनी लिखी हुई है, अगर मैं चाहता हूं मुझे लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को मैंने लिख लिया एच सी अपॉन लैम्डा। अब यहां से मुझे लैम्डा चाहिए ना, तो एच सी को मुझे डिवाइड में भेजना पड़ेगा,
तो HC को मैंने डिवाइड में भेज दिया, h स्क्वायर ऑलरेडी था, CH से मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया CH क्यूब। ठीक है, अब आपके पास एक नया कांस्टेंट आ गया, इसको थोड़ा साफ कर देता हूं मैं। अब आपके पास एक नया कांस्टेंट आ गया, ये इसकी जब वैल्यू निकाली गई तो एक कांस्टेंट वैल्यू आई 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, और इस वैल्यू को बोला गया रिडबर्ग कांस्टेंट। ये रिडबर्ग महाराज ने निकाली थी, तो उनके सम्मान में इस वैल्यू को बोला गया रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, इस रिडबर्ग कांस्टेंट को जब हम निकाल रहे थे तो हमने मान लिया था कि न्यूक्लियस स्टेशनरी है। क्या मतलब है इसका, न्यूक्लियस स्टेशनरी है? आपके कोर्स में नहीं है ये बात। एक्चुअली न्यूक्लियस के भी अपने एक नए खेल होते हैं, ठीक है ना, उनकी वजह से ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यूज बदल जाती है। बट ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये कैसे होती है, क्यों होती है, अभी शायद आपको इमेजिन भी नहीं हो पा रहा होगा, और आपको इमेजिन करना भी नहीं है। मैंने तो बस ये पॉइंट लिख दिया है आप लोगों की सहूलियत के लिए, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी अगर ये पॉइंट याद भी ना रहे। बस लिख क्यों दिया, अगर बाई चांस जेई का दिमाग सनका तो बस वो इतनी ही बात पूछेगा कि इस फॉर्मूले की लिमिटेशन ये थी कि न्यूक्लियस को स्टेशनरी माना गया था। नहीं याद रहता बिल्कुल भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, चलो, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, आप लोगों को पता है 1 अपॉन लैम्डा यानी कि इनवर्स ऑफ वेवलेंथ क्या होता है, वेव नंबर। तो मैं यानी कि लिख सकता हूं ये फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्डा या वेव नंबर निकालने का है। ठीक, और यहां पर आर की वैल्यू लिखी हुई है, ये पूरा फॉर्मूला हो गया। अब कभी कभी पता है क्या करता है, वो आपसे 1 अपॉन लैम्डा नहीं पूछता, वो आपसे लैम्डा पूछता है। तो जब आप लैम्डा निकालोगे तो बड़ा मजेदार होगा खेल। क्या, जब आप लैम्डा निकालोगे तो सबसे पहले मैं 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू यहां से लिख सकता हूं आर जेड स्क्वायर, और अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो मैं लिखूंगा n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर और n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। सही है, तो अगर मैं यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी 1 अपॉन आर जेड स्क्वायर और n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। सही है, अब आपके पास वहां पर कैलकुलेटर तो है नहीं, तो 1 अपॉन 109677, क्योंकि यही तो है आर की वैल्यू, इसका डिवाइड देते देते आपको नानी याद आ जाएगी। सही है, तो आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है 1 अपॉन आर की, कितनी, 912 एंगस्ट्रॉम। बस ये याद रखना, ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है, यानी कि लैम्डा जब आप ये वाली वैल्यू लगाओगे आर की तो जो लैम्डा पूरा आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। बस आपको इतना याद रखना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। कल की क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड खूब सारे जेई में आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे, इस फॉर्मूले पर बेस्ड भी खूब सारे क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा जेई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, और नीट के भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग आए हुए। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछिए। कब, जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का ट्रांजिशन करता है n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में। ठीक है ना, ठीक, तो मुझसे क्या पूछा, वेवलेंथ, यानी कि 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 109677 जेड स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n1 स्क्वायर, तो 1 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। अब मुझे n1 n2 का ध्यान नहीं देना, मैंने कल आपको सिखाया था कि n1 n2 को आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको तो पता है आपको लैम्डा निकालना है, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अगर आपने गलती से छोटे में से बड़ी वैल्यू घटा दिया तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, आप उसको अपने आप पॉजिटिव कर लें।
ठीक। और कब पॉजिटिव करनी है कब नेगेटिव करनी है ये कल मैंने आपको ट्रिक सिखा दी थी पिछले वीडियो सेशन में, तो वो आपको अप्लाई करनी है। अब लैम्डा तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो मैं किसी में से भी किसी को भी घटाऊं, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब याद रखना, अब जो मुझे ये लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा के लिए मुझे इस वैल्यू को इधर लेकर जाना पड़ेगा और लैम्डा को इधर लेकर जाना पड़ेगा। तो लैम्डा क्या बन जाएगा, सबसे पहले 1 अपॉन लैम्डा ही देख लो, 109, या मैं इसको आर लिख दे रहा हूँ ना, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, तो आर तो जेड तो 1 हो गया है ना, और ये हो गया आपका 15 अपॉन 16। सही है, तो यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो 1 अपॉन आर और 16 अपॉन 15 हो गई। सही है, और 1 अपॉन आर की वैल्यू अभी देखी थी हम लोगों ने, 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी थी, 912 एंगस्ट्रॉम। 912 इंटू 16 अपॉन 15, 3 5 ज़ा 15। अब देखो कितना सिंपल हो गया ना, नहीं तो सोचो अगर आर की वैल्यू में पूरा डिवाइड देते तो कितनी दिक्कत होती। और ये हो गया आपका 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। सही है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, तो 16 4 ज़ा 64 और 16 3 ज़ा 48 अपॉन 5, इसमें इसका डिवाइड दे लेना, 5 9 ज़ा 45, 36 हो गए, 5 7 ज़ा 35, बचे 14, लगभग लगभग इतना आ गया 973 एंगस्ट्रॉम, या अगर बहुत अच्छे से बोलूँ तो 97.3 नैनोमीटर, यही था आंसर, 97.3 नैनोमीटर। तो सिंपल था, अगर आपको तरीका पता है तो आप कर लोगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यही क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाता है उन लोगों के लिए जिनको बस ये 1 अपॉन आर की वैल्यू नहीं पता थी, राइट, क्योंकि फिर आपको क्या करना पड़ता, 16 अपॉन 15 इंटू पूरा 109677। हाउ हॉरिबल इज दिस, आप खुद देख सकते हैं कैलकुलेशन कितनी टफ हो गई है। तो ठीक, केवल कंसेप्ट आना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये भी इंपॉर्टेंट है सीखना। चलिए आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नीट जेई ओलंपियाड बोर्ड्स कुछ भी हो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़े ध्यान से आप देखना क्या समझा रहा हूं मैं आपको। अभी मैंने आपको लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन समझाया था ना, तो ये उसी का कुछ डायग्राम है। पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल आइडिया देता हूँ कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। देखो लाइन स्पेक्ट्रम में अभी हम लोगों ने एक बात करी थी कि हाइड्रोजन जब n इज इक्वल टू 1 से लेकर आगे ऊपर एक्साइट होगा तो वो अलग अलग एनर्जी लेवल में जा सकता है, 1 में भी जा सकता है, 2 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है, 4 में भी जा सकता है, 5 में भी जा सकता है, सब में जा सकता है, राइट। तो जिस भी स्टेट में जाएगा फिर वहां से वापस भी आएगा, और जब वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करेगा तो वो किसी रीजन में लाई करेगी, वो अल्ट्रा वायलेट हो सकती है, वो यू मतलब वो इंफ्रारेड हो सकती है, एक्स रे हो सकती है, विजिबल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो एक बात ऑब्जर्व करी गई, क्या, एक लाइमन नाम का साइंटिस्ट था, लाइमन, ठीक, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी कभी हाइड्रोजन का एटम एक्साइट होता है n इज इक्वल टू 1 से किसी भी स्टेट में, और फिर वो लौट कर आता है n इज इक्वल टू 1 में, चाहे वो 2 से आए, चाहे वो 3 से आए, चाहे वो 4 से आए, चाहे वो 5 से आए, चाहे वो 6 से आए, वो किसी भी दूसरी एक्साइटेड स्टेट से जब वो अपनी n इज इक्वल टू 1 में आता है तो वो कुछ लाइट एमिट करता है, वो सारी की सारी लाइट यूवी रीजन में लाई करती है, ठीक। और चूंकि ये वाली पूरी सीरीज लाइमन ने खोजी थी तो उसने उसको नाम दिया लाइमन सीरीज। तो ऐसी करके आपको कई सारी सीरीज दे रखी है कि भाई जब भी एटम आपका किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से n इज इक्वल टू 1 में आएगा तो वो सारी की सारी लाई करेंगी लाइट्स यूवी रीजन में, यानी कि आपको एक भी नहीं दिखेगी, और उसको बोला जाएगा लाइमन सीरीज, क्योंकि उसको खोजा था लाइमन नाम के साइंटिस्ट ने। फिर लोगों ने कहा अरे यार जब 1 में आ रही है तो 2 में भी लाओ, क्या दिक्कत है, तो फिर लोगों ने और डिस्कवर किया, तो एक बामन नाम के साइंटिस्ट आए। ये वाला क्वेश्चन आपका जेई 2020 में आया था, ठीक है, कि कौन सी रीजन की लाइट आपकी विजिबल रीजन में पड़ती है, तो जो बामर सीरीज की लाइट होती है वो विजिबल रीजन में पड़ती है। बामर सीरीज की लाइट कौन सी थी, किसी भी हायर एन से जब आपकी रेज रीजन 2 में गिरे
यानी कि n इज इक्वल टू 2 में आए तो वो सारी की सारी लाइट जो वो एमिट करेगा वो सब की सब लाइट विजिबल रीजन में गिरेगी। ठीक, अच्छा अब ध्यान से सुनना, अब अगर विजिबल रीजन में गिर रही है तो इनका कलर होगा, कलर यानी कि विवग्योर, राइट। तो अच्छा अब आपको एक लाइट दिख रही है ये 1 2 3 4 5, आपको बताना है इसमें से रेड कौन सी होगी, क्योंकि 7 कलर ही तो देख सकते हैं, तो इसमें से एक रेड होगी, या तो 1 होगी या 5 होगी, बताओ कौन सी रेड होगी। तो आपने कहा सर रेड वो लाइट है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और आपको पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो अगर लैम्डा सबसे हाई है तो एनर्जी सबसे कम होगी, तो एनर्जी तो सर इसी लाइट की सबसे कम है। क्यों? क्योंकि ये 3 से 2 में आ रही है, यहाँ तो एनर्जी गैप ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है, तो सबसे कम एनर्जी गैप किस में है सर 3 to 2 में, यानी कि ये वाली लाइट रेड है। और फिर उसके बाद आप इसमें विव और चला सकते हो, तो ये ऑरेंज होगी, ये येलो होगी, राइट, इस तरीके से बढ़ती जाएंगी। तो जो सबसे लास्ट लाइन आएगी इधर की साइड, 7वीं लाइन, वो हो जाएगी मेरी वॉयलेट, और ये सारी की सारी लाइन किस में आएंगी विजिबल रीजन में। फिर लोगों ने कहा अगर n इज इक्वल टू 3 में गिरे किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, तो उन्होंने कहा वो सारी की सारी इंफ्रारेड रीजन में आएंगी, और उनको बोला जाएगा पाश्चन सीरीज, क्योंकि वो पाश्चन नाम के साइंटिस्ट ने खोजी थी। अगर फोर्थ में आए तो ब्रैकेट सीरीज, वो भी आईआर में आएंगी, फिफ्थ में आए तो पीफंड सीरीज, वो भी आईआर में आएंगी, और सिक्स्थ में आए तो हम्फ्री सीरीज, और वो भी आईआर रीजन में आएंगी। अब काम की बात क्या है, काम की बात यह है कि किसी भी n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से आपकी n इज इक्वल टू 1 में आए तो वो होंगी सारी लाइमन सीरीज की लाइन, और वो आएंगी यूवी में। अगर n इज इक्वल टू 2 में आए तो वो आएंगी विजिबल में, और बाकी अगर किसी भी n में आए तो वो सारी की सारी होंगी इंफ्रारेड। ठीक है, तो सबके लिए अगर मैं एनर्जी के फॉर्मूले लिखना चाहूँ, यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट नहीं, यहाँ पर विजिबल होगा, ठीक है, इसको काट लेना। तो अब मैं किसी के लिए भी अगर रिडवर्क फॉर्मूला लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, जैसे अगर लाइमन का वेव नंबर निकालना, वेव नंबर या 1/λ कुछ भी, तो आर एच, और चूंकि मैं जेड क्या है 1, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, तो लाइमन के लिए पहला नंबर तो मतलब n1 तो क्या हो गया 1, क्योंकि 1 में आ रही है, और किसी भी n से आ सकती है, तो 2 3 4 5। ऐसी पास्चन के लिए फिक्स हो गया n3 है, और किसी भी n से आ सकती है। पी फंड के लिए फिक्स हो गया 5 है, और किसी भी n से आ सकती हैं। बामर के लिए फिक्स हो गया 2 है, और किसी भी n से आ सकती हैं। और ब्रैकेट के लिए फिक्स हो गया 4 है, और किसी भी n से आ सकती है। क्लियर हो गया? तो सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, खूब सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस पर। कंसेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या एमिशन लाइंस। क्या चीज है ये, इसको समझते हैं। देखो सपोज मैंने आपसे कहा कि मेरा जो एटम है या इलेक्ट्रॉन है वो n इज इक्वल टू 4 पर बैठा हुआ है, और उसको n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 पर आना है, तो वो कैसे कैसे आ सकता है। आपने कहा सर देखो, हो सकता है वो पहले 3 पर आए, फिर 2 पर आए, फिर 1 पर आए, है ना। हो सकता है वो पहले 3 पर आए और 3 से सीधे जंप मार दे और 1 पर आ जाए। हो सकता है वो पहले 2 पर आए और फिर 1 पर आए, और हो सकता है वो सीधे 4 से 1 पर आ जाए। तो ये 4 पाथ वो फॉलो कर सकता है, पाथ नंबर 1 2 3 4। सही है, ठीक है। अच्छा अब वो जितने भी स्टेप में नीचे आए, वो मान लो इतना नीचे आया, चाहे इतना नीचे आया, चाहे इतना नीचे आया, हर बार वो नीचे आने में कुछ एनर्जी रिलीज करेगा या कुछ एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है। तो हर लाइन अपने हिसाब से एक एनर्जी एमिट करेगी, राइट। तो इन हर लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस या फिर एमिशन लाइंस। एमिशन लाइंस या स्पेक्ट्रल लाइंस। तो आपसे नंबर पूछे जाते हैं कि जब वो 4 से 1 में आएगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनाएगा, बताओ। तो अभी मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता दूंगा, बट पहले कंसेप्ट देख लो। तो देखो गिनते हैं, 1 2 और 3, 3 दिख गई, ठीक है। अब चूंकि आपने ये एक स्पेक्ट्रल लाइन ऑलरेडी काउंट कर ली 4 से 3 जाते में, तो आप इसको काउंट नहीं करोगे,
ठीक है, तो 4 5 इसको काउंट नहीं करोगे क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है, और एक 6, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो गई? 6। आपको सारी की सारी यूनिक लाइंस देखनी है। फिर से देखो, एक और एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो उसको n इज 3 से 1 में जाना है, तो कैसे कैसे जा सकता है? सर एक बार 2 में चला जाए, एक बार 1 में आ जाए, एक बार डायरेक्ट चला जाए। तो ये एक यूनिक लाइन है, ये है, ये है, 3 लाइन हो गई। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है n(n-1/2)। या फिर रुको, इसको मत याद करो, रुक जाओ, एक सेकेंड। फॉर्मूला है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1/2। ये फॉर्मूला याद रखना। n2 क्या था? पहले केस की बात करते हैं। n2 क्या था सर? 4। n1 क्या था सर? 1। तो 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1/2। तो ये हो गया 3 इंटू 4/2। 2 से 2 ये कैंसिल, 3 2 6। 6 आई थी, सही है। ये सब पूछा जाता है यही में। मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा आपको खूब सारे आए हुए। आज तो हम कुछ अलग से क्वेश्चन करेंगे। एक बार इसमें देख लें, दूसरे वाले में n2 था 3, n1 था 1, और 3 माइनस 1 प्लस 1/2। तो ये हो गया 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 3, और 3 ही आई थी, सही है। और देखो, मान लो किसी ने मेरे से कहा कि n इज इक्व टू 11 से n इज इक्व टू 4 में कोई लाइन आ रही है। 11 से 4 में आ रही है कोई लाइन, तो बताओ कितना होगा? तो आप क्या करोगे? सर 11 माइनस 4, (24 लाइन्स। तो अब आपको गिनने की जरूरत नहीं है बनाकर, और ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हाय राम अगर मैं एक आध दो भूल गया तो क्या होगा। सीधे फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ठीक, अब देखो, अब बड़े ध्यान से, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखते हैं। आपसे पूछेगा कि भाई उसको 11 से 1 में आना है, ठीक है, n इज इक्व टू 11 से उसको n इज इक्व टू 1 में आना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितनी लाइंस विजिबल रीजन में आएंगी। मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। उसको n इज इक्व टू 11 से n इज इक्व टू 1 में आना है, तो ऐसी कौन सी लाइंस हैं जो विजिबल रीजन में लाई करेंगी? तो अभी सर आपने बताया था विजिबल रीजन में वो लाइंस लाई करती हैं जो n इज इक्व टू 2 पर गिरे, सही है। तो अब इन टोटल लाइंस में से n इज इक्व टू 11 से n इज इक्व टू 1 में जितनी भी लाइंस आ रही होंगी वो आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। उनमें से आपको केवल वो लाइंस बतानी है जो विजिबल रीजन में लाई कर रही हैं, है ना? तो ठीक है, तो अब बड़े ध्यान से देखना। वन टू थ्री फोर, अभी इसका भी फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको। 11, ठीक। अब देखो, मान लो मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ 11 से 1 में आने का, आप सीधे आ सकते हो, ठीक है। तो जब आप सीधे आए तो लाइन तो n इज इक्वल टू 1 पर आई, तो ये तो लाइमन थी, ये बामन तो थी नहीं, तो ये तो u भी में आएगी, यानी कि इसको काउंट नहीं करना है। मान लो आप ऐसे आए, डिंग 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 डिंग। अब ध्यान से देखना, ये तो 10 पर आ रही है, ये 9 पर, ये 8 पर, ये 7 6 5 4 3, ये सब आपकी विजिबल रीजन में नहीं आ रही। विजिबल में कौन सी आती है? जो 2 पर गिरे, यानी कि इस पूरे रास्ते में केवल एक लाइन थी जो 2 पर गिरी, दैट इज 3 to 2, तो दिस कम्स इन द विजिबल रीजन। ठीक, तो ऐसे करके सर ये तो कई सारे रास्ते होंगे, तो मैं गिनूंगा कैसे? तो आपको गिनना भी नहीं है, आपको क्या करना है, एक बार एक लाइन बनेगी 11 से 2 की, एक बनेगी 10 से 2 की, एक बनेगी 9 से 2 की,
एक बनेगी 7 से 2 की, एक बनेगी 6 से 2 की, एक 5 से 2 की, एक 4 से 2 की, एक 3 से 2 की। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, हाइयर एनर्जी लेवल में से माइनस कर दो जिस भी सीरीज में आपको जाना है उस सीरीज का नंबर। यानी कि 52 में जाना था ना, विजिबल रीजन में जाना था, विजिबल रीजन का नंबर है 2, 11 में से 2 घटा दो, कितने आ गए? 9, यानी कि 9 लाइंस आएंगी आपकी, खत्म। गिन लो एक बार। तो एक बार 11 से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते रहे ना, एक और क्वेश्चन। सर n इज इक्व टू 6 से n इज इक्व टू 2 में जा रही है मेरे, n इज इक्व टू 6 से मुझे n इज इक्व टू 2 में जा रही लाइंस में से बताना है कौन कौन सी ऐसी लाइंस हैं जो यूवी रीजन में लाई करेंगी। तो वीडियो को पॉज करके सोचने की कोशिश करें आप लोग, 1 मिनट का समय लें। कितनी लाइंस ऐसी हैं जो 6 से 2 में जाते समय यूवी रीजन में आएंगी? आंसर सर 0। क्यों सर? यूवी रीजन में तो वो लाइंस आती थी जो n इज इक्व टू 1 में गिरती थी। आप तो कह ही रहे हो कि 6 से 2 जाते में कौन सी लाइन आएगी? कोई नहीं आएगी। क्यों? 1 में तो जानी चाहिए यूवी रीजन के लिए। n इज इक्व टू 6 से 2 में जाते में आपको यूवी नहीं मिलेगी, विजिबल मिल जाएगी और इंफ्रारेड मिल जाएगी, लेकिन यूवी नहीं मिलेगी क्योंकि यूवी के लिए आपको n इज इक्व टू 1 में जाना पड़ेगा। सही है जी? क्लियर? और आगे बढ़ते हैं और देखो और किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, चलिए सोचिए इस बारे में कि आपको अगर 6 मतलब n इज इक्व टू 6 से n इज इक्व टू 5 में जाना हो, फिर 5 से 3 में, फिर 6 to 1 में, फिर 5 से 4 में, तो किस ट्रांजिशन में आपको सबसे कम एनर्जी का फोटोन लगेगा? वेवलेंथ नहीं पूछिए, एनर्जी पूछिए। तो सबसे कम एनर्जी किस में लगेगी? 6 to 5 में। हम लोग देख चुके थे जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं एनर्जी का गैप कम होता जाता है, राइट? तो 6 to 5 में सबसे कम एनर्जी आपकी लगेगी। पुराने लेक्चर का खूब भरपूर यूज होगा। चलिए और देखें क्वेश्चन। लेट मी सी इफ आई हैव सम क्वेश्चंस। IIT JEE 2003 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखें। द वेवलेंथ corresponding to maximum energy for hydrogen is 91.2 nanometer. Find the corresponding wavelength for He plus ion. ठीक है, चलिए देखिए
क्वेश्चन कह रहा है द वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू, वेवलेंथ की बात हो रही है अब एनर्जी की नहीं। अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे सब में लिखते थे एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू, क्योंकि तब हम लोगों ने एनर्जी के क्वेश्चन करे थे। अब वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू, मैक्सिमम एनर्जी फॉर हाइड्रोजन इज 91.2 नैनोमीटर। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी फॉर हाइड्रोजन, मैक्सिमम एनर्जी फॉर हाइड्रोजन कब होगी, एनर्जी हाईएस्ट कब होगी, जब इनफाइनाइट से वन में गिरे। लॉजिक लगाना बिल्कुल, जब इनफाइनाइट से वन में गिरे, क्योंकि तब कितनी आएगी, -13.6। सही है ना। तो इसका मतलब 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, जेड तो 1 हो गया, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 1/λ इज इक्वल टू आ गया आर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, हीलियम के लिए क्या हो जाएगा फिर, हीलियम के लिए हो जाएगा आर जेड स्क्वायर, आर ऑफ हीलियम जेड स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और अब क्या होगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। फिर से वही, क्योंकि अरे हीलियम प्लस में भी तो फर्स्ट शेल में ही है ना इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी सबसे ज्यादा कब आएगी, जब इनफाइनाइट से 1 में आए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू आर हीलियम और 2 का स्क्वायर। सही है। और सर आर हीलियम हो चाहे आर हाइड्रोजन हो, आर तो कांस्टेंट होता है, काटो इसको। तो ये क्या थी आपकी हाइड्रोजन की, ये थी हीलियम की। तो अगर मैं लिखूं आर ऑफ हीलियम प्लस अपॉन सॉरी लैम्डा ऑफ हीलियम प्लस और लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 1/4। सही है। तो यहां से लैम्डा ऑफ हीलियम प्लस में निकाल सकता हूं, कितना हो जाएगा, लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 91.2/4। इसको सॉल्व करो, 4 2 8, 4 2 8, 4 8 32, बस सिंपल आ गया। लैम्डा ऑफ He प्लस आ गया आपका 22.8 नैनोमीटर। सही है। चलिए, ये हो गया एक। अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं, कुछ स्पेशल टर्म्स जो कभी कभी यूज हो जाते हैं। देखो, किसी भी सीरीज की जो पहली लाइन होती है, पहली लाइन मतलब जैसे लाइमन सीरीज की पहली लाइन कौन सी होगी, लाइमन सीरीज मतलब 1 में गिरे इलेक्ट्रॉन, तो 2 से गिर सकता है, 3 से गिर सकता है, 4 से गिर सकता है, और ऊपर मान लो कोई एक इनफाइनाइट है वहां से गिर सकता है ना। तो ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन मतलब जिसकी एनर्जी मिनिमम हो और लैम्डा मैक्सिमम, उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन या इसी को बोलते हैं स्टार्टिंग लाइन, कुछ भी शब्द यूज कर देगा वो, या इसी को बोलते हैं इनिशियल लाइन, जिसके लिए लैम्डा हो मैक्सिमम या फ्रीक्वेंसी हो मिनिमम या एनर्जी हो मिनिमम, है ना। ऐसे ही एक शब्द होता है लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन या सीरीज लिमिट। ये कौन सी होती है, सबसे हाई एनर्जी वाली लाइन, यानी कि जिसके लिए लैम्डा मिनिमम हो, एनर्जी मैक्सिमम हो या फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। अच्छा, फर्स्ट लाइन किसी भी सीरीज की अल्फा लाइन भी कहते हैं हम उसको, किसी भी सीरीज की फर्स्ट लाइन को हम लोग अल्फा लाइन भी कहते हैं। तो सेकंड लाइन को हम लोग बीटा लाइन बोलेंगे और थर्ड लाइन को हम लोग गामा लाइन बोलेंगे। बस 3 तक ही डिफाइन है। अल्फा लाइन फर्स्ट लाइन को बोलते हैं, बीटा लाइन सेकंड लाइन को बोलते हैं, और गामा लाइन थर्ड लाइन को बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन कर लें, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, आपको ये बताना है।
तो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझें। कह रहा है कि वेवलेंथ दे रखी है आपको अल्फा लाइन की, हाइड्रोजन की अल्फा लाइन की, बामर सीरीज की। बामर सीरीज क्या होता है, जब n इज 2 में आए, है ना। तो पहली सीरीज का मतलब है, पहली लाइन का मतलब है n इज 3 से 2 में जाने का आपको वेवलेंथ दे रखी है, यानी कि लैम्डा दे रखा है। तो इसका मतलब 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर, जेड स्क्वायर तो हाइड्रोजन ही है तो 1 हो गया, और 2 में आ रहा है 3 से। सही है। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 1/x, क्योंकि लैम्डा x है ना, तो 1 लैम्डा इज इक्वल टू 1/x हो गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 1/लैम्डा है, ठीक है। और ये हो जाएगा r 1/4 minus 1/9, which is equals to r 9 minus 4 is 5/36। सही है। तो यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो r की वैल्यू हो जाएगी 36/5 इंटू 1/x। ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरे के लिए लिख लो, बीटा लाइन क्या हो जाएगा, 1/लैम्डा इज इक्वल टू, बीटा का मतलब हो गया 2 में तो आएगी लेकिन 4 से आएगी क्योंकि सेकंड लाइन है। तो ये हो जाएगा r 3/16, राइट, ठीक है। r 3/16, क्या मैंने सही किया है, एक बार कर लेता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो जाए, पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 माइनस 1/16, एलसीएम आ जाएगा 16, सही है, 4 माइनस 1, ठीक है, सही किया था। तो ये आ जाएगा 3/16 इंटू आर, ठीक है ना। ये आई 1/लैम्डा की वैल्यू, ये किसका है, बीटा का, ये है अल्फा का। ओके, तो आर की वैल्यू तो फिक्स है ना, इसको पुट कर दो यहाँ पर। तो लैम्डा बीटा हो जाएगा आपका 16/3r, सही है ना। तो आर की वैल्यू पुट कर दो, तो 3 इंटू 36 इंटू 5x, तो ये हो जाएगा 80/108 x एंगस्ट्रॉम। ये हो गया आपका आंसर, यही ऑप्शन था। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कैंसिल करके, ये हो जाएगा 40/54 20/27, सही है ना। हाँ, तो ये हो गया फाइनल आंसर, 20x/27 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, मैं कुछ जेई के क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आप लोगों को करवाऊंगा, और फिर उसके बाद हम लोग कल शुरू करेंगे अपनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ को। तो आज के लिए इतना ही बस, चलिए टाटा, सी यू, बाय बाय।